ये मोहब्बतें खाक बसर होती रहेंगी। मोहब्बतें खुदा की इबादत है, जाने अनजाने ये जालिम जमाना क्या जाने। मित्रों नमस्कार। हमें आप सबके प्रति तहे दिल से कामना करते हैं आपका हर कार्य मंगलमय हो। परंतु दोस्तों, ये घोर कलयुग का समय काल चक्र चल रहा है। इस संसार में प्रत्येक प्राणी किसी ना किसी कारण भयभीत सा ठिठुरा हुआ महसूस करता है। इसीलिए हमारा प्रयास होता है कि आप सबके लिए ऐसा साधन जुटाया जाए ताकि आपका मन, आपकी आत्मा कम से कम 1 घंटे के लिए शांत हो जाए और आपको आनंद की प्राप्ति हो। इसलिए हम आपके मनोरंजन के लिए एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं। YouTube के माध्यम से आपके लिए हर सप्ताह में एक रोचक कहानी पेश करने जा रहे हैं, जिस कहानियों को सुनकर पढ़कर आपके जीवन में एक नया मोड़ आ जाएगा। हमारी पहली कहानी का पहला पन्ना, हमारी कहानी हमारी जुबानी। टाइटल है जालिम जमाना क्या जाने। ये मनोरंजन से भरपूर लव स्टोरी है। दोस्तों, हमारा मिशन है आपको और सारे समाज का ध्यान 80 से 90 दशक की फिल्म कहानियों की ओर आकर्षित करना है, ताकि आज के समाज को बदला जा सके और समाज को अपनी कहानी, अपनी जुबानी से समाज में एक नया मोड़ लाने की मुहिम है। आप सबको ज्ञात होगा, फिल्मी दुनिया के बेहतरीन कलाकार जिन्होंने अपनी अदाकारी से हमारा भरपूर मनोरंजन किया था, उनमें से वो अदाकार, फिल्मी हीरो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। लेकिन उनकी कुछ फिल्में, उनकी यादगार फिल्में हैं जो उनको ता क़यामत तक जीवित रखेंगी। वो फिल्में हैं बॉबी, लैला मजनू, प्रेम रोग। अब तो आप समझ गए होंगे वो अदाकार कौन थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, वो थे ऋषि कपूर जी साहेब। हम उनकी एक फिल्म लैला मजनू के 1-2 डायलॉग से अपनी कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो डायलॉग जो काबिले तारीफ है, बहुत कम दर्शक इस बेहतरीन डायलॉग को समझ पाए। अब समझ लीजिए कि पुरानी फिल्में कहानियों में कितना कशिश था डायलॉग हमारी जुबानी। मित्रों, जब मजनू अपनी लैला से बिछड़ गया था और अपनी लैला की याद में तपती हुई रेगिस्तान की रेत में नंगे पांव अपनी लैला से मिलने की तड़प को संजोए हुए दर बदर भटक रहा था, तभी एक मौलाना साहिब नवाजी दोपहर की नमाज अदा करने में मसरूफ थे। मजनू नवाजी के सामने से गुजर रहा था, तभी नवाजी मौलाना साहिब बोले, अब डायलॉग सुनिए। दोनों में क्या वार्तालाप हुई, अब ध्यान से इस डायलॉग को सुनिएगा। मौलाना साहब क्या कहते हैं। अबे ओ मलऊ, दीन, ईमान और मजहब भूल चुका है क्या? तुझे इतना भी याद नहीं, नमाज के वक्त सामने से नहीं गुजरा करते। दुनिया के सितम याद, ना अपनी ही वफा याद। अब तो मुझको कुछ भी नहीं मोहब्बत के सिवा याद। मोहब्बत के अंधे ईमान की आंखें खोल, वरना जहन्नम में जाएगा। अल्लाह की इबादत के आगे तेरी मोहब्बत की हैसियत क्या है?
मोहब्बत ही इबादत की बुनियाद है मौलाना। मोहब्बत बढ़कर इश्क बनता है, और जब इश्क अपनी इंतहा को पहुंचता है तभी इबादत और पूजा बनती है। आपकी तो सिर्फ नाम की इबादत है। क्या कहा? मुझे इबादत करना नहीं आता। नाराज मत होइए जनाब, जब लैला के इश्क में मुझे इतना होश ना था कोई नवाज पढ़ता, तो लैला की बनाने वाले की इबादत में आपको कैसे होश रहा? कोई सामने से गुजर गया। सही इबादत बहुत मुश्किल है जनाब। सर हो सजदे में मगर दिल में हो दुनिया का ख्याल, ये इबादत है, इससे तो अपनी मोहब्बत भली। यहाँ पर वो मौलाना साहब कायल हो गए और उन्होंने मियाँ मजनू को आवाज़ लगाई, ठहरो बरखुदार, आज आपकी मोहब्बत ने मुझे इबादत करने का सलीका सिखा दिया। सलामत रहो बरखुदार, सलामत रहो। बेहतरीन डायलॉग। दूसरा एक डायलॉग था, बहुत छोटा है, कि लैला के वालिद को पता चला कि लैला जो है छुप छुप के मजनू से मिलती है। फिल्म के अंदर मजनू का नाम कैस होता है और उससे बार बार मिलती है। क्रोधित हो गए उसके वालिद साहब अब्बा जान, उसका लैला का हाथ पकड़कर और वो अपने महल में ले आए और एक अंधेर कोठरी में जोर से उसको अंदर की तरफ धकेल दिया और दरबानों को कहा इसको इतने सख्त पैरे पे रखा जाए कि जा सारी जिंदगी कैस के दीदार ना हो पाए। तो लैला ने उलट के जवाब दिया, सारी जिंदगी तो खुदा के भी दीदार नहीं होते अब्बा जान, लेकिन खुदा के मतवाले उसकी लगन में हमेशा डूबे रहते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये पुरानी फिल्मों के ऐसे डायलॉग हुआ करते थे, जज्बा हुआ करता था, गाने इतने लाजवाब हुआ करते थे। आज के मुकाबले वो सब चीज़ें समाप्त हो रही है। हॉलों पे पिक्चर की भीड़ लगा करती थी, हाउसफुल का बोर्ड लगा होता था, वो भी एक क्रेज़ था फिल्मों का जो आज के दौर में समाप्त होता जा रहा है। अब हम अपनी कहानी से पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जालिम जमाना क्या जाने। दोस्तों ध्यान रहे, हमारी कहानियाँ जितनी भी हम प्रस्तुत करेंगे सारी कहानियाँ रजिस्टर्ड हैं। आप इन कहानियों की कॉपी ना करें वरना आप पर क्लेम भी हो सकता है। तो मित्रों, आप कहानियों का लुत्फ़ उठाइए, आनंद लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स कीजिए कि आपको कहानी हमारी कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा बेल दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। जितने अधिक से अधिक आप लोग की चाहत बढ़ेगी तो आने वाले समय में ये एक बड़े पर्दे की फिल्म बन सकती है। तो लव स्टोरी सुनिए, इसमें किरदार जो हैं उनका भी एक अहम रोल है। तो पहली सफ़ा यानी कि पहला पन्ना हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हमारी जुबानी। बीच में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा याचना करते हैं। तो सुनिए, जालिम जमाना क्या जाने। जब किसी के दिल पे कोई बोझ पड़ता है, प्यार में धोखा मिलता है या प्यार में सब कुछ कुर्बान कर देता है, उसके आधार पे ये फिल्म है। समाज में एक इसका बहुत अहम रोल है, इसलिए हम आपके लिए संजो के लाए हैं कि आपका मनोरंजन भी हो और समाज में कुछ हमारे माध्यम से अच्छाई का रास्ता समाज को मिले। तो कहानी हम शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा तो मित्रों आनंद आएगा। अब कहानी पहले पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, क्योंकि एक
लंबे टाइम तक तो हम नहीं चला पाएंगे, जितना भी हमसे कोशिश होगा आपको इस कहानी के माध्यम से आनंद की प्राप्ति देंगे। तो कहानी हम अब शुरू करने जा रहे हैं। जालिम जमाना क्या जाने। यह कहानी भावनपुर गांव से शुरू होती है। भावनपुर गांव में एक कॉलेज है जिसका नाम भारत है। कॉलेज के साथ ही जुड़ा हुआ एक हॉस्टल है जिसमें बाहर से आए हुए विद्यार्थी रहते हैं और पढ़ते हैं। भावनपुर रेलवे स्टेशन पर 5 विद्यार्थी उतरते हैं। एक का नाम जसविंदर सिंह, दूसरे का नाम गुरुदयाल सिंह, तीसरे का नाम जयप्रकाश और चौथे का नाम ओम प्रकाश, पांचवे का नाम दलजीत सिंह। पांचों टैक्सी पकड़कर कॉलेज पहुंचते और अपने सभी कामों से निवृत्त होकर शाम के समय पास के खेतों में टहलने निकलने के लिए टहलते टहलते वो एक पुराने घने वृक्ष के नीचे जा बैठे। वहाँ बहुत ही शांति का वातावरण था। अचानक दलजीत, यारो मुझे तो यहाँ बड़ा सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बाल कन्या का मधुर गीत गूंज रहा हो। सभी बोले, ऐसा एहसास तो हम सबको हो रहा है। ऐसा लगता है यहाँ 2 प्यार करने वालों की रूह है। हो ना हो यह कब्र उन्हीं की होगी। इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा है। देखो ना, अरे ये क्या, यह कब्र कम से कम 100 साल पुरानी लगती है। दलजीत, देखो यारो, इस कब्र पर नाम साफ साफ दिख रहा है। देख जय, देख जरा क्या है। जय, इनके नाम पढ़। इनके नाम, वाह, नाम शबनम और गौरव है। यार कोई ना कोई तो इस कब्र का राज जरूर जानता होगा। हमें किसी ना किसी को इस गांव में ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये कब्र तो एक ऐतिहासिक लगती है, 100 साल पुरानी हो चुकी है। और लड़का जो है वो हिंदुओं का लगता है और शबनम जो है वो मुस्लिम परिवार की है। तो दोनों में बहुत गहरी राज की बात होगी। जसविंदर, यारो किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें जिस हॉस्टल में ठहरे हैं उसमें सबसे लंबी आयु के झूमर चाचा, वे इसी गांव के हैं। उन्हीं से पूछेंगे। जयप्रकाश, झूमर चाचा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। झूमर चाचा की उम्र काफ़ी दराज थी, इसलिए वो कॉलेज में काम करते थे, बच्चों की सेवा करते थे। पूछो बेटा। झूमर चाचा बोले, पूछो बेटा। जयप्रकाश, चाचा, गांव के बाहर खेतों में एक घना पेड़ है और उस पेड़ के नीचे 2 मासूमों की कब्र है। हम सब उनके बारे में जानना चाहते हैं। झूमर चाचा, हाँ बेटा, यह कब्र 2 सच्चे प्रेमियों की सच्ची कहानी बयान करती है। यह कब्र एक मुस्लिम लड़की और एक हिंदू लड़के की है। यह दोनों मजहब और समाज से बहुत दूर थे। हम आज भी जब उनके किस्से को याद करते हैं तो आज भी सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी कहानी इस प्रकार है। यह गांव था जिसका नाम भावनपुर था। केवल यह नाम का ही गांव था, परंतु यह एक अच्छा भला शहर लगता था। इस गांव के लोग पढ़े लिखे थे। इस गांव में सभी जाति के लोग बहुत प्यार से रहा करते थे। यह गांव बड़ा ही खुशहाल था। ये अब मित्रों बैकग्राउंड स्टोरी उन दोनों की चल रही है। कहानी उन्हीं पे आधारित है। ध्यान से
सुनिएगा, पूरी कहानी को समझिएगा, कहाँ पे पलटा खाती है, क्या मैसेज जा रहा है। इस कहानी के द्वारा आपको सब कुछ मिलेगा। यह गांव बड़ा ही खुशहाल था। इस गांव में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। इस गांव के लोग लगभग खेती पर निर्भर रहते थे। यहाँ के बच्चे स्कूल व भारत कॉलेज में पढ़ा करते थे। इस गांव में एक मुस्लिम परिवार था। जमींदारी का अच्छा खासा व्यापार था। उनके परिवार में कुल 5 सदस्य थे। घर के मुखिया का नाम जावेद मियाँ था। उनकी बेगम का नाम शकीला बानो था और पुत्र इशाद मियाँ और पुत्री का नाम शबनम था। इनका एक नौकर था। शबनम पूरे गांव में सबसे सुंदर थी। उसके घुंघराले सुनहरी रंग के बाल थे। उसके चेहरे पर मासूमियत और खुदा का नूर था। जावेद मियाँ के एक पड़ोसी थे। उनका हिंदू परिवार था। उस परिवार में 3 लोग थे। मुखिया जसवंत सिंह, उनकी पत्नी उमा देवी तथा उनकी पुत्री उर्मिला। उर्मिला और शबनम ना सिर्फ हमजोली के थे बल्कि दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती थी और दोनों बहुत पक्की सहेलियां थी। दोनों की उम्र लगभग यही 12, 13, 14 साल के बीच में थी। इस गांव की कुछ दूरी पर कर्नल साहब का बंगला था। उनके घर में कुल 6 सदस्य रहते थे। कर्नल साहब घर के मुखिया थे। उनका नाम रापेंद्र सूर्यवंशी था। लोग उनको ठाकुर साहब कहते थे। उनके पुत्र का नाम राजू और पुत्री का नाम सुशीला था। उनकी पत्नी का नाम कमला था। राजू सूर्यवंशी की पत्नी का नाम शांति सूर्यवंशी था। राजू सूर्यवंशी के पुत्र का नाम गौरव था। उसकी उम्र 17 वर्ष की थी। राजू भारत कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। प्रोफेसर साहब की पूरे गांव में बहुत इज्जत थी। पूरे गांव में उनका बहुत बोलबाला था। वह भारतीय संस्कृति पर पूरा ध्यान रखते थे। वह बहु बेटियों की बहुत इज्जत करते थे। प्रोफेसर साहब दुपट्टा और चुन्नी को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। उनकी देख रेख में पूरे गांव में ढीली सलवार कमीज और सर पर दुपट्टा लेने का रिवाज था। चाहे वह किसी भी जाति का हो, वह नंगे सर घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। यदि किसी के सर पर दुपट्टा नहीं हो तो प्रोफेसर साहब अपनी तरफ से उसका सर ढक देते थे। इतना बड़ा महत्व दुपट्टे और चुन्नी का इस कहानी में दिखाया गया। पूरे कॉलेज में छात्र ढीला कुर्ता, चूड़ीदार पजामा और गले में परना डालते थे और छात्राएं सफेद रंग की ढीली सलवार कमीज और सर पर सफेद दुपट्टा पहनकर कॉलेज आया करती थी। प्रोफेसर साहब की एक बहन थी। वह भी भारत कॉलेज में पढ़ा करती थी। वह घर में सबसे लाडली थी। कर्नल साहब के एक मित्र थे। वे किसी दूसरे गांव में रहा करते थे। उनका नाम था कमल सिन्हा। वे बहुत गुस्से वाले थे। उनका गुस्सा हमेशा उनकी नाक पर रहता था। उनके परिवार वाले उनसे बहुत दुखी रहते थे। उनके 2 पुत्र और एक पुत्री थी। उनकी धर्म पत्नी का नाम जीतो सिन्हा था। उनके बड़े बेटे का नाम कुलविंदर और छोटे बेटे का नाम राजकुमार सिन्हा था। उनकी पुत्री का नाम मीनाक्षी सिन्हा था। मित्रों, मेरी प्यारी बेटियां इस कहानी को जब सुन रही होंगी, पढ़ रही होंगी, तो पुत्री
मेरी बेटियां, बहनें, थोड़ा सा आप इस कहानी के ऊपर अपना ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर एक बहुत बड़ी सभ्यता छिपी हुई है जो हमारे हिंदू धर्म, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियंस, चाहे हमारे सिखों, सब के लिए महत्वपूर्ण थी, जो दिन पे दिन बदलती जा रही है। जरा सोचो कि सफ़ेद रंग की सलवार है, जिसमें व्याख्या की गई है कि सफ़ेद रंग की ढीली सलवार, ऊपर कमीज, चाहे वो आसमानी कलर की हो, चाहे वो ब्लैक कलर की हो, चाहे वो और किसी कलर की हो, कमीज ढीली और सर पर दुपट्टा लेने का रिवाज था। वो कितना और कितना महत्वपूर्ण लगता था। आप एक बारी पहन के देखिए, ढीली सलवार, ऊपर से कुर्ता और सर के ऊपर दुपट्टा। आहा, ऐसा देखकर हमें वो पुरानी यादें हमारी ताज़ा हो जाएंगी, हमारी बहन बेटियों की इज्जत ढकेगी। मित्रों, इस कहानी का बहुत बड़ा रहस्य है जो हम आपके सामने इसका पर्दाफाश कर रहे हैं। तो उनकी कोठी लगभग 300 गज में बनी हुई थी। उनके घर के बाहर इनके पूर्वजों का एक मंदिर था और कई वर्षों से वीरान पड़ा था। इनके परिवार के सभी लोग पढ़े लिखे थे, परंतु किसी भी बच्चे की शादी नहीं हुई थी। सिन्हा साहब का खेती बाड़ी का काम था। उनके पुत्र कुलविंदर स्कूल मास्टर थे, बहुत सीधे थे, विचारों में विचारधारा उनकी अच्छी थी और अक्सर साइकिल पर वो आया जाया करते थे। मित्रों, अब पहला दृश्य हम आपको इस फिल्म का, यानी कि जालिम जमाना क्या जाने, इस कहानी का पहला दृश्य अब शुरू होता है। कहानी अब शुरू होती, हमने टाइटल कहानी का बतलाया, आपको किरदार बतलाए, कौन कौन से इसके अंदर किरदार है, साथ के साथ कहानी में आपको इन सभी किरदारों का पता भी चलता जाएगा। प्रातः काल का समय है, सभी बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हुए, बड़े बूढ़े अपने कार्य में लगे हुए, कई लोग हल और बैलों के साथ खेतों में जाते हुए, महिलाएं घर का काम और पशुओं को चारा खिलाती हुई, पूरे गांव में राम राम अल्लाह अल्लाह की वाणी गूंज रही थी। जावेद मियाँ, अरे भाई कहाँ हो जसवंत सिन्हा? जसवंत सिंह, आया भाई जावेद, सलाम वालेकुम। आलेकुम सलाम। भाभी जान आइए, आप भी बैठिए, कहिए कैसे याद किया पड़ोसियों को? जावेद मियाँ, भाई जसवंत, भांजी की सगाई है, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, शबनम घर पर अकेली होगी, उर्मिला बिटिया से कहना जरा शबनम का ध्यान रखे, उसका दिल बहल जाएगा। जसवंत सिंह, जावेद भाई यह भी कोई कहने की बात है, आज शबनम हमारे यहाँ खाना खा लेगी, मेरी बिटिया के यहाँ रहेगी, साथ में दोनों सहेलियाँ गपशप लगाएंगी, आप निश्चिंत होकर अपने कार्य के लिए जाइए। जावेद मियाँ, अच्छा खुदा हाफिज, हम चलते हैं, शाम तक लौट आएंगे। उर्मिला थोड़े चिल्लाते हुए, जावेद चाचा, शकीला चाची, जरा ठहरो, हमसे मिले बिना ही चले जाओगे क्या? जावेद मियाँ, लो इस पगली को हमारे जाने की खबर मिल ही गई। उर्मिला, अरे चाचू, मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीकर जाओगे और मेरे हाथ से मुंह मीठा करके जाओगे तो सारा दिन मिठास मिलती रहेगी और बिगड़े काम बनते रहेंगे। जावेद मियाँ, जीती रहो बिटिया। भाई जसवंत, यह हमारी बिटिया जिस घर भी जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। सामने से प्रोफेसर साहब निकल रहे थे। उर्मिला,
थोड़ी ऊंची आवाज में, ओ प्रोफेसर भैया, प्रोफेसर भैया इधर आओ, गर्मा गर्म चाय आपका इंतजार कर रही है। और प्रोफेसर साहब, अरे मेरी प्यारी बहना, तूने तो यहां सबका दिल मोह रखा है, एक तू और दूसरी शबनम, तुम दोनों ने पूरे गांव के लोगों पर अपना जादू चला रखा है। अरे सुन तो, हमारी सब्बो बिटिया कहीं नजर नहीं आ रही। उसको प्यार से शबनम को सब्बो कहते थे। हमारी सब्बो बिटिया नजर नहीं आ रही। शबनम, अब प्रोफेसर चाचू, आपने हमें याद किया, हमने भी आपको याद किया, लो हम हाजिर हो गए, हमारा सलाम कबूल फरमाइए। प्रोफेसर साहब, जीते रहो बिटिया, आपका सलाम कबूल हुआ, हमारी बरखुरदार खुदा आपको सलामत रखे। तभी यह बात सुनकर ठाटा मार के हंसने लगे। उर्मिला, शबनम चाय पिएगी? शबनम, तुझे तो पता है उर्मिला, हम चाय नहीं पीते, हम तो बकरी का दूध पीते हैं। मेरी मान, तू भी चाय छोड़कर भेड़ का दूध पिया कर, तू भी हमारी तरह बक बक करना सीख जाएगी। उर्मिला, अरे सब्बो, बक बक के लिए तो तू ही अकेली पूरे गांव पर भारी पड़ती है। बक बक तो तुझे ही मुबारक हो, परंतु एक बात तो सच है सब्बो, तुझ में खुदा का नूर है, जो एक बार तुझे देख ले वो देखता ही रह जाता है। प्रोफेसर, अच्छा जावेद भाई, जसवंत चाचा, मैं चलता हूं, कॉलेज के लिए देरी हो रही है। अच्छा जी, नमस्ते। जावेद मियाँ, भाई जसवंत, कुछ भी कहो, प्रोफेसर ने इस गांव को स्वर्ग बना दिया है। अच्छा भाई जसवंत, हम भी निकलते हैं, शाम तक लौट आएंगे। बेटी उर्मिला, तुम शबनम के साथ ही रहना। प्रोफेसर साहब कॉलेज में पहुंचे। कॉलेज में जैसे ही अंदर गए तो गेट से सभी विद्यार्थी जय हिंद सर कहकर उनका भव्य स्वागत किया करते थे। प्रोफेसर साहब का आज कॉलेज में भारतीय सभ्यता पर लेक्चर था। प्रोफेसर साहब की नज़र एक कार पर पड़ी जो नो पार्किंग में खड़ी थी। वो कार कॉलेज में पहली बार दाखिल हुई थी। प्रोफेसर साहब, ये रामदीन, इधर आओ। रामदीन वहां पर वॉचमैन थे। रामदीन इधर आओ। रामदीन, जी हाँ प्रोफेसर साहब, बोलिए क्या बात है। प्रोफेसर साहब, रामदीन, तुम कॉलेज के वॉचमैन हो, तुम यह बतलाओ, यह नए नंबर की कार किसकी है और यह नो पार्किंग में कैसे खड़ी है। रामदीन बोले, प्रोफेसर साहब, ई कार में 4 लोग आइन रहा। दोबारा बोलो। अरे प्रोफेसर साहब, ई कार में 4 लोग आइन रहा, इमा 2 लड़कियन रहीन और 2 ठोक लड़के रहीन। लागत रहा कॉलेजवा में नवा भर्ती हुए रहा। प्रोफेसर साहब बोले, अच्छा रामदीन, आप जाओ, अपना काम संभालो। प्रोफेसर साहब भाषण के लिए हॉल में दाखिल हुए। हॉल में छात्रों ने खड़े होकर प्रोफेसर साहब का स्वागत किया। प्रोफेसर साहब बोले, बैठ जाइए, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि आज का लेक्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, कहानी का अगला भाग हम अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे। और एपिसोड आपको कैसा लगा, कहानी आपको कैसी लग रही है, अगर कोई भी किसी किस्म की टिप्पणी करनी हो, कमेंट सेक्शन में जाइए, आप हमें बतलाइए, हम इसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद। याद रखिए, जालिम जवाना क्या जाने।